आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपका बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में अर्थात बिट में आपका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में टांडा की हलचलें मिलती रहती है। इसी सेगमेंट में आज हम बात करने चल रहे हैं। एक बहुत बड़ी सनसनीखेज मामला ये है कि जब समाजवादी के कुछ नेता टांडा में अपनी की वॉल राइटिंग करा रहे थे, तभी एक नाम आया था इंजीनियर एजाज अहमद अंसारी साहब का। तो लोगों ने कहा कि ये कौन ये कौन लोग हैं, उनके बारे में लोग जानना चाहते थे। मैं आज आपके सामने उनको लेकर आया हूं। आपका नाम है इंजीनियर एजाज अहमद अंसारी साहब। अगर आपके बारे में बात किया जाए तो आपकी तालीम टांडा में आदर्श जनता इंटर कॉलेज से हुई, फिर आप जामिया मिल्लिया चले गए, जहां से आपने बीटेक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद फिर आपने जॉब किया, जॉब करने के बाद फिर अपना कारोबार करने लगे। फिर उन्होंने 1996 में ये प्रदेश कार्यकारिणी सपा में रहे, फिर बहुत सारे पदों पर रहे। तो लोगों ने जो लोग एक कहा करते थे कि ये कभी दिखाई नहीं पड़े। जब मेरी बात हुई तो आपसे, तो इन्होंने कहा मैं बहुत पहले 1996 से समाजवादी से और समाजवाद की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। तो हम आपसे बात करने चलेंगे कि आपके सामने इंजीनियर एजाज अहमद अंसारी साहब जो यहाँ की टांडा विधानसभा 278 के दावेदार के रूप में भी आपके सामने ये हैं, और हम इनसे जानना चाहते हैं कि सर, आपका सबसे पहले हमारी टीम बिट आपका हमारे चैनल में स्वागत करती है। तो सर, आप की उम्मीद है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे। तो अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप और आपकी पार्टी कौन से मुद्दे को लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में जाएगी? हमारी पार्टी जो पहले से ही ये चीज़ है कि हम शिक्षा, बेरोज़गारी, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार जो इस वक्त चल रहा है, इन सब चीज़ों को लेके जनता के बीच में जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में, तो उम्मीद क्या, पूरा यकीन है हमें कि 2022 में समाजवादी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक चीज़ और होता है कि अगर समाजवादी पार्टी के बारे में बात किया जाए, समाजवादी की विचारधारा के बारे में बात किया जाए, तो समाजवादी की मूल विचारधारा समाजवाद और धर्म निरपेक्षता थी, सेकुलर थी। लेकिन मौजूदा परिस्थिति ये है कि देश में ना तो समाजवाद पे वोट मिल रही है, ना सेकुलर के नाम पे मिल रही है, ना विकास के नाम पे मिल रही है। यहाँ पे जातिवाद के नाम पे वोट मिल रही है, धर्मवाद के नाम पे मिल रही है। तो आप इनको कैसे काउंटर करेंगे कि जिससे आप अपने विकास के मुद्दे पे या विकास के बीच पे लोगों को ला सकें? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ये 5 साल पहले की 2017 की बात है। 2017 और 2022 में बहुत फ़र्क हो गया है। इन 5 सालों में आप देख लीजिए कि कितना कानून व्यवस्था कहाँ पहुँच गई है। ये भाजपा की सरकार ने कहाँ से कहाँ कानून व्यवस्था पहुँचा दिया है। दूसरे ये है कि अब पब्लिक जो है बेरोज़गारी से, भ्रष्टाचार से, और ख़ास तौर से हम अगर बात करें अपने विधानसभा की, तो यहाँ पे आप सड़कें का हाल देख लीजिए, बिजली का हाल देख लीजिए, पानी का हाल देख लीजिए, स्वास्थ्य के बारे में देख लीजिए, शिक्षा के बारे में देख लीजिए, सबका बहुत बुरा हाल है। और कानून व्यवस्था का तो ये आलम है कि पूरे प्रदेश का अगर देखेंगे तो 70% इंक्रीज़ हुआ है। और इन सड़कों का देख लीजिए, अगर पैदल कोई चल दे तो मेरे ख़्याल से उसके पैर तो लाजमी है कि मोच आना है। और बिजली की जहाँ तक बात है, बिजली का पहले तो 24 घंटे मिलती थी हमारे यहाँ टांडा में, और आज की डेट में ये कह रहे हैं कि हम 22 घंटे दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो नीचे आ रहे हैं। अगर अब सरकार तो इनकी आनी नहीं है, सरकार अगर किसी तरीके से इनको और मिल जाती है तो ये पता नहीं कहाँ पहुँचा देंगे। बिजली को 8 घंटे जहाँ पहले थी वही पहुँचा देंगे। सर, आप एक शिक्षा क्षेत्र से हैं, मतलब कि जोन से आए हुए हैं। तो जो केंद्र सरकार लगातार तमाम तरह के सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रही है, तो आपकी इस पे क्या राय है? ये उस तरीके से हो रहा जैसे पहले बादशाहियत हुआ करती थी और अंग्रेज़ इस मुल्क में आए थे। उसके बाद उन्होंने यही काम किया था कि धीरे धीरे करके सारी एक जगह मतलब कर लिया था सारी चीज़ें। और आज की डेट में ये बादशाहियत अलग अलग छोटी छोटी रियासत हुआ करती थी। आज की डेट में ये 3-4 लोगों के, अंडानी अंबानी और इन लोगों के हाथों में ये पूरा देश बेचने का काम कर रहे हैं। और एक दिन ये आलम होगा कि हम जैसे पहले ग़ुलाम थे उसी तरीके से फिर ग़ुलाम होने जा रहे हैं। बस ये है
कि वो अंग्रेज़ ना हो के गोरे ना हो के अब हमारे ही तरह के लोग हैं, जो हमें अंग्रेज़ियत ही वो लोग उनके अंदर है। तो एक सर जो निजीकरण हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, नौजवानों पे क्या पड़ेगा, फिर नौकरियों पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नहीं, निगेटिव जाएगा। निगेटिव इस तरह जाएगा जैसे हम चाहे रेलवे ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ले लीजिए, या कोई भी डिपार्टमेंट ले लें जो ये बेच रहे हैं, या चाहे एयरपोर्ट ले लीजिए, जिस चीज़ का ये बेच रहे हैं। आज की डेट में जो प्लेटफॉर्म टिकट पहले 20 रुपये का हुआ करता था, आज जाइए तो 50-200 रुपये का हो गया है। और नौकरियों की जहाँ तक बात है, जो एक हैंडसम अमाउंट इन्हें सैलरी में मिला करता था और एक सिक्योरिटी होती थी कि हाँ ये लॉन्ग लाइफ और रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन का इन्हें मिलता था जो भी नौकरी करता था। आज की डेट में प्राइवेटेशन जब हो रहा है, प्राइवेटेशन होने के बाद तो ये चीज़ें वो अपने हिसाब से जैसे बंधुआ मजदूर होते हैं इस तरीके से सैलरी देना है, और तलवार लटकी हुई कि कल हो सकता है कि ऑफिस जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। हाँ, मतलब वो सिक्योर नहीं होगा। सिक्योर तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर आपकी सरकार 2022 में बन जा रही है, तो क्या आपको लगता है केंद्र सरकार आपकी बात मानेगी कि प्राइवेट ना कर दे? देखिए, एक चीज़ है, हम जिस सूबे से, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो अपने आप में एक मुल्क की तरह है, और हमारी बातें अगर नहीं मानी गई, अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो श्योर ये बातें मानी जाएंगी। हम पूरा प्रेशर डालेंगे, और बातें अगर नहीं मानते हैं तो ये बहुत बड़ा उनके ऊपर, कोई भी सरकार हो उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा कि हाँ ये यूपी की बातें नहीं मानी गई। एक अलग मतलब उसका एक अलग भाव जाएगा, एक अलग अलग निकल के चीज़ें हाँ, आएंगी। ये एक अलग चीज़ें जाएंगी। अब फिर एक चीज़ है कि पूरे अगर हम कर लेते कि ना की बात करते हैं दिल्ली क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, जैसा कि पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो इस तरीके से देखा जाए है तो पूरे भारत में वो लोग बात कहते हैं। तो ये एक किसान आंदोलन है, तो आप किसान आंदोलन को किस रूप में देखते हैं? किसान आंदोलन तो भाई जो चल रहा है, अगर जैसे हमारे यहाँ हुकूमत तो बननी तय है 2022 में, हमें वही मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि हमें पूरा यकीन नहीं, पूरा दृढ़ निश्चय हमारा है कि हुकूमत 2022 में समाजवादी पार्टी की ही आ रही है। और जहाँ तक किसान की बात है तो ये हमारे मुल्क में ये कहा गया है कि अन्नदाता है ये, और 70% जो आबादी है, ये कह लीजिए कि चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी जात की हो, वो किसानी ही करती है। तो उसी से जुड़ा हुआ सारे लोग उसी से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक ये बात है कि किसान का मुद्दा है, किसान का मुद्दा हमारी सरकार अगर आएगी, और आनी तय है, बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, और वो हम पूरा उसका जो मुद्दे इनके हैं, हम खुद जितने सॉल्व होगा स्टेट लेवल से, उसके बाद हम सेंटर पे दबाव बना के इनकी सारी मांगें पूरी करवाएंगे। तब एक सवाल ये आपका है कि आपकी पार्टी समाजवादी और अन्य सहयोगी दल के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने आप की दावेदारी पेश कर रहे हैं टांडा विधानसभा 278 से। आप अपने आप को इस फहरिस्त में कहाँ पाते हैं? मैं तो कहूँगा मैं पहले ही स्थान पे हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और वैसे देखा जाए तो एजुकेशनली मैं पढ़ने गया, यहाँ से जामिया गया, और मैंने इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रिकल से। और जहाँ तक ये है कि भाई जो यहाँ का है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, टांडा का, सकरावल का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश यहीं की है। तो मेरे ख़्याल से मैं सारे जो बिजली विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ जो फ्लैट रेट का मामला है, और मैं अगर हमारी सरकार, मैं तो यहाँ कह रहा हूँ हमारी सरकार अगर पावर में आती है तो 101% मैं सिक्योरिटी देता हूँ कि ये फ्लैट रेट पे ही रहेगा, और यहाँ पे जो चीज़ें उत्पीड़न हो रहा है बुनकर समाज का बिजली को लेके, वो सब चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाएंगी। लोगों को राहत मिलेगी, पूरी तरह राहत मिलेगी। मैं उसके लिए वादा कर रहा हूँ इस चीज़ का। तो सर आखिरी सवाल ये है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं आम जनता से यही कहना चाह रहा हूँ, 2022 में समाजवादी की सरकार बनाइए, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, और इतना वादा करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ समाजवादी पार्टी से, मैं खुद प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग हूँ, उस हिसाब से आपसे ये वादा करता हूँ कि समाजवादी की सरकार बनते ही आपको ख़ास तौर से बुनकर को, मज़दूर को, किसानों को पूरी तरह से राहत दी जाएगी। बुनकरों का फ्लैट रेट का जो मेन मामला है, उसके लिए
हम कोशिश ही नहीं, हम वादा करते हैं इस चीज़ का कि वो हो के रहेगा। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पीछे एक चीज़ हो रही थी कि एक पावर लूम पे एक हार्स पावर के रिकमेंड कर रहे थे। मैंने 8 दिन तक जाके शक्ति भवन में बैठ के उस चीज़ को कैलकुलेट करके, मैं जानता हूँ किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है कि एक पावर लूम पे कितना लोड रहेगा, कितने हार्स पावर का। तो मैंने कैलकुलेट किया 8 दिन तक इस चीज़ को 2-3 लोगों ने मिलके, और वहाँ पे आधा हार्स पावर से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो उसको उन लोगों ने मान लिया है। आज की डेट में कोई अगर जाना चाहे तो जाके शक्ति भवन में ये देख सकता है कि अब जो है आधा हार्स पावर पे, मैं उस पे भी लड़ रहा था कि ये चीज़ जो है सिंगल फेज से भी चले, सिंगल फेज से, लेकिन उन लोगों ने माना नहीं ये चीज़ को। लेकिन मैंने कहा चलो ऊपर वाले का ये करम है कि इतना मान लिया कि चलो 3 फेज से आधा, अगर यही एक हार्स पावर वो कर देते, वो करने जा रहे थे जी, तो आज की डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। उस समस्या का समाधान मैंने कराया है, ये जाके कोई शक्ति भवन में देख लीजिए जिसको देखना है। तो आपने देखा कि किस तरीके से कि इंजीनियर एजाज साहब ने तमाम तरह की सवालों को बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, और उम्मीद करते हैं कि अगर हम जीतते हैं, जीतने के बाद हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम बेहतर कार्य करेंगे। जितनी भी समस्या है, समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे। बशर्त है कि आप साथ दीजिए और फिर एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपके साथ पूर्ण रहेंगे। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।